बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अहमद अल शरा यानी फेमस जुलानी जो इस वक्त शाम का प्रेसिडेंट है, कल इसने तकरीर की और इसराइल को इसने धमकी दी। इमेजिन करें ज़रा, अभी तक ये मामला हुआ है कि इस शख्स ने इसराइल को धमकी दी कि जो इलाके तुमने शाम के फतह किए हैं, कब्जे में लिए हैं, या वो बशारुल असद के बाद तुमने आकर हमारे इलाके कब्जे में लिए, उनको फौरी तौर पर छोड़ दो, और वो इलाके जो तुम पिछले 50 से 55 साल में कब्जे में ले चुके हो, इमीडिएटली वो इलाके छोड़कर चले जाओ, और वरना हमारी तरफ से जवाब होगा। इमेजिन करें, उस तकरीर के 1.5 घंटे के बाद इसराइल ने शाम पर हमला कर दिया है। ये इतना बदतरीन स्ट्राइक था, इतना बदतरीन स्ट्राइक था कि साउथ शाम के अंदर उन्होंने कहा जितनी जल्दी हो सकता है, जुलानी को कहा कि इलाके खाली करके चले जाओ। अब स्ट्राइक्स होंगे, बमबारी होगी, हमारे F-35 तैयारे जाएंगे, F-16 जाएंगे, हम बमबारी करेंगे, जब चाहे दमिश्क पर जाकर तुम्हारे सदारती महल में घुसकर तुम्हें मार दें। इमेजिन करें कि सारी सूरत हाल में ये जुलानी, जिसको इस वक्त अमेरिका लेकर आया, अर्दुगान ने इसको बैक किया, दुनिया की ताकतों ने बैक किया और इसको लीडर बनाया। यानी अलकायदा को ये दहशतगर्द कहते थे, अब उसको, उसी अलकायदा के लीडर को, दाइश के लीडर को सूट बूट क्या कमाल। ये लोग तो पहले इतने शिद्दत पसंद थे कि ये लोग हराम समझते थे कि इन्होंने यानी पेंट कोट पहनना और फलाना ये कपड़े पहनना। अब इन्होंने वो कपड़े पहने, इसको सूट बूट पहनाया, दाढ़ी इसकी छोटी करवाई और इसको लाकर बिठा दिया शाम के अंदर। अब आप इमेजिन कर लें, एक छोटा सा बयान उसने दिया और इसराइल ने कहा तुम्हारी औकात, इतनी औकात कि तुम हम पर आकर बात करो। अब आप इमेजिन करें, एक ही रास्ता है इसराइल को रोकने का, क्योंकि शाम की फौजें तो तबाह हो चुकी हुई हैं, वहाँ पर कोई फौज नहीं है, वहाँ एयरफोर्स नहीं है, वहाँ रेडार सिस्टम नहीं है, जेट नहीं है, तैयारे तबाह कर दिए थे इसराइल ने, नेवी तबाह कर दी थी, और फौज के टैंक से लेकर तमाम चीज़ें तबाह कर दी थी। ईरान वहाँ से निकल गया, हिजबुल्लाह को निकाल दिया गया, और आखिरी चीज़ रह गई थी रूस। और रूस की अभी तक यानी जो फॉर्मल डील है वो फाइनलाइज होने वाली है, आखिरी मराहिल में है, लेकिन फाइनलाइज नहीं हुई अभी तक। अब आप इमेजिन कर लें कि एक ही रास्ता है इसराइल को रोकने का, वो है रूस। पिछली दफ़ा सीन ये होता था कि बशारुल असद या किसी दौर में जब इसराइल स्ट्राइक करता था, जिन एरियाज़ में S-400 लगे हुए थे, वहाँ पर तो आपको पता है कि 15-20 जो स्ट्राइक थे ओपनली वो इसराइल के खिलाफ रूस ने रोके। और उस पर आपको याद होगा कि नेतन्याहू ने धमकियाँ भी दी थी। फिर जब पुतिन से बातचीत हुई तो उसने कहा कि तुम हमास को बैक करते हो, हिजबुल्लाह को बैक करते हो, ईरान को बैक करते हो, फलाने को करते हो, ये करते हो, वो करते हो। अब आप इमेजिन कर लें कि इस वक्त ये प्रेशर क्या डाल रहे हैं। प्रेशर इस पर ये डाल रहे हैं कि भाई तू किसी सूरत, तुम लोगों ने रूस को एक्सटेंड नहीं करना। वो इनको कह रहा है, यानी खास तौर पर तुर्की की मदद से, कि हमें यहाँ पर रहना है। तो इसराइल ने उसको पैगाम दिया है कि सिक्योरिटी ले जाओ, और ये जो अड्डे रूस को तुम दे रहे हो ये ना करना। अगर अड्डे यानी जो पहले उनके पास है, ये डील एक्सटेंड हो जाती है तो फिर वो शाम में रहेगा। अब सवाल ये है कि किस तरह की डील एक्सटेंड हो। अगर वहाँ पर रूस रहा और रूस को ये पैगाम मिला कि भाई आप यहाँ पर रहें और रहने के बाद हमें इसराइल से बचाएं, एक ही सूरत हाल है कि इस वक्त शाम को अगर कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ रूस है, कोई और ताकत नहीं। आप एक बात बताइए, ये बंदा कितना करीब है अर्दुगान के। एक दफ़ा अर्दुगान ने ड्रोन्स भेजे इसको, या अपनी फौज भेजी कि चलें आप अपने एक्सपर्ट भेजें, आपका तो इत्तेहादी है ना, वहाँ शाम में भेजे और इसराइल के खिलाफ ये हमला करवाएं। आप बताइए, किसी भी मुल्क की सरहद क्रॉस करना यूनाइटेड नेशन और जनीवा कानून के तहत कितनी खिलाफ वर्जी है, लेकिन इसराइल आता है, हमला करता है, चला जाता है। तो यहाँ तैयब अर्दुगान के और तुर्की के वो ड्रोन्स काम क्यों नहीं कर रहे? यानी सारी सूरत हाल में वो ड्रोन्स आए और जाकर इसराइल पर स्ट्राइक कर दें। अब कहाँ हैं वो तुर्की के ड्रोन्स? यूक्रेन में ड्रोन भेजकर रूस के खिलाफ इस्तेमाल किए, आज़रबाईजान में ड्रोन्स भेजकर आर्मीनिया के खिलाफ इस्तेमाल किए। ना वो ड्रोन्स गजा में आए, ना वो शाम के अंदर आए, ना वो किसी इस्लामिक कंट्री को गए कि आप लिबिया को गए हों, इराक को गए हों,
या इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल हो, ना वो अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल हुए कभी, ना वो इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल हुए। वो जब भी खिलाफ इस्तेमाल हुए हैं तो आप इमेजिन करेंगे वहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं कि जहाँ पर इसराइल बैक करता था। अब आज़रबाईजान को बैक करता है इसराइल, यूक्रेन को बैक करता है इसराइल, तो वहाँ ड्रोन्स जाते हैं इनके, लेकिन यहाँ पर नहीं आए। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर अगला मरहला ज़रा आप समझे क्या है। अब आज इन्होंने इसराइल की जानिब से, देखिए कल तो आई थी ना इंटेलिजेंस रिपोर्ट, आज इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं आई, आज आई है बड़ी क्लियरली वार्निंग। इसराइल ने कहा है कि ईरान एटम बम के लिए आखिरी हदों को छू रहा है। अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि हम ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बम मारकर उड़ा दें, इसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दें, और हमारे पास ये वाहिद और फाइनल और आखिरी रास्ता बचा हुआ है कि हम ये काम करें। अब आप ज़रा अंदाज़ा कर लें, उनको पता है कि अगर हम पर अब हमला हुआ तो जाहिर सी बात है ईरान खुद करेगा। शाम के अंदर तो हिजबुल्ला भी नहीं, ना ईरान है, ना कोई और ताकतें हैं। हमने जुलानी की मदद से अपने सारे मोहरों को हटा दिया। अब असल में वो शाम के ऊपर कब्जा करने जा रहे हैं, तो शाम पर कब्जा होने वाला है। उसके अलावा इन्होंने यहाँ से हमला करना है और सीधा ईरान पर हमला करना है, और चाहे उसका आउटपुट कुछ भी हो। आप थोड़ा अगर इस बात को समझें, इनके जो सारे पेशवा हैं, मजहबी पेशवा, उन्होंने इस वक्त जोर देना शुरू कर दिया है कि टाइम गुजर रहा है और हमारी बका और आज़ादी और हमारे वो प्लान्स की कामयाबी सिर्फ एक बात पर मुनहसर है कि अगर हम बड़ी जंग छेड़ें। वो ये कह रहे हैं, बज़ाहिर आप ये देखें, अगर इसराइल ये जंग छेड़ता है तो इस वक्त सीन क्या है कि गज़ा की वजह से या दुनिया के बहुत सारे दूसरे प्रोग्राम की वजह से वर्ल्ड की बहुत बड़ी तादाद पॉपुलेशन 70-80 के करीब ममालिक इनसे नफरत करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद दें या ICC के अरेस्ट वारंट, ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन इस सारी सूरत हाल में वो इनको कह रहे हैं कि खूनी चांद तो लगे हुए हैं, हमारी कामयाबी ये होगी कि जब तुम हमला करोगे शुरू में हमारी शिकस्त होगी, फिर हम कामयाबी हासिल करेंगे। और यानी वो ये शिकस्त को इस तरह देख रहे हैं कि इस वक्त दुनिया में जो इसराइल के खिलाफ नफरत पाई जा रही है वो असल में हमारी शिकस्त है, लेकिन अब कामयाबी है। और वो कह रहे हैं कि जब तक बड़ी जंग नहीं होगी हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। ये बात आप अच्छी तरह समझ लें कि जुलानी की मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात हुई है, उनकी दुनिया के तमाम बड़े लीडरों से मुलाकात हुई है, और सब ने फिलहाल उनको तस्लीम कर लिया। लेकिन जो असल और अहम बात है कि अरब ममालिक किसी सूरत नहीं चाहते कि अब कोई जंग छिड़े या कोई जंग बढ़े, क्योंकि जंग बढ़ेगी तो पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर जाएगी। अब आप ये देखें ना कि ऑलरेडी मिडिल ईस्ट, अब दुनिया के अंदर कोई गोल्डन वीज़ा, गोल्डन प्रोग्राम्स, रेजिडेंसी, अपॉर्चुनिटी, टैक्स फ्री, ये सारा करके मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब से में तमाम कंट्रीज, GCC और हर जगह मिडिल ईस्ट समेत वो प्रोग्राम्स लेकर आ रहे हैं इन्वेस्टर्स को लाने के लिए। अब आज डोनाल्ड ट्रंप ने अपना गोल्डन कार्ड का प्रोग्राम लॉन्च कर दिया कि भाई आप $5 बिलियन दो, अमेरिका की रेजिडेंसी लो, और अमेरिका की रेजिडेंसी के बाद सीधा आप लोग आओ और आकर पासपोर्ट हमारा ले लो। तो आप इमेजिन करें कि इस वक्त खामोश एक लड़ाई और ये जंग छिड़ी हुई है, क्योंकि अब सारा इन्वेस्टर पहले मिडिल ईस्ट आ रहा था, अब ट्रंप ऐसी फैसिलिटीज लेकर आ रहा है कि इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े ममालिक, वो सारे आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका का रुख करने लगे हैं। तो अगर मिडिल ईस्ट के अंदर ऑलरेडी आग लगेगी, तबाही होगी, तो जाहिर सी बात है फिर अमेरिका का रुख किया जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं तो इसराइल कसूरवार है, बावजूद इसके कि उनको हमास से नफरत हो, फलाने से हो, लेकिन मिडिल ईस्ट में वो जंग नहीं चाहते। अब आप ज़रा अंदाज़ा करें कि कल इन्होंने प्लान दिया था कि गज़ा जो है वो किसी भी सूरत कहीं और ना जाए, वो मिस्र के हवाले कर दिया जाए 8 साल के लिए, उसके बाद फिर हमारी फौजें जाएंगी और हम इलाकों पर कब्जा कर लेंगे। तो इस सूरत हाल में उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि सबको ये लग रहा है कि जो गज़ा के लोगों को और गज़ा को लेने की हामी भरेगा उसके खिलाफ ऐलान जंग होगा। जो ऐलान जंग उस मुल्क के खिलाफ एक दफ़ा ये जंग छिड़ गई तो दुनिया की कोई ताकत फिर उनको रोक नहीं सकती। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में कोई इस आग में हाथ नहीं डालना चाहता। बार बार इजराइल कोशिश कर रहा है, कभी वो गज़ा में बमबारी कर रहा है,
कभी वो अब शाम में उसने हमला शुरू कर दिया है और फिर उसने अब ईरान पर हमला करना है, और इस दफ़ा जो ईरान पर उसने हमला करना है वो 100% हमला होगा। उसकी वजह यह है कि उसको इस बात की परेशानी है कि ट्रंप ने इनकार कर दिया है पार्टिसिपेट करने में। तो अगर इनकी बातचीत शुरू हो गई तो उसके बाद तो फिर ईरान पर कभी हमला नहीं होगा और पाबंदियां भी हट जाएंगी, जिसका अल्टीमेटली नुकसान हमें ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।